Namaste group students, hope you are doing fine at home. But today we are going to start the 10th video, that is part 10 of chapter number 6 molecular basis of inheritance of class 12th biology. ठीक है. So in this video we are going to start a new and very important topic, and the name of topic is human genome project, एंड शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम इसकी HGP. ठीक है. सो दिस इज द मेन टॉपिक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो सबसे पहली बात, HGP क्या था. ठीक है. इट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट. सबसे पहली बात तो इट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट. ठीक है. मेगा प्रोजेक्ट हमने इसको क्यों बोला? फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू ड्यूरेशन. ये जो आपका प्रोजेक्ट था, इट हैज़ स्टार्टेड इन 1990. ठीक है, 1990 में स्टार्ट हुआ एंड कंप्लीटेड इन 2003. ठीक है. मतलब ड्यूरेशन कितनी होगी? 13 ईयर्स. 13 ईयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट था. ठीक है. ऑल्दो द कंप्लीट प्रोजेक्ट वाज नॉट कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट वाज नॉट कंप्लीटेड इन 2003. जो लास्ट क्रोमोजोम था ह्यूमन का विच वॉज सीक्वेंस्ड वाज क्रोमोजोम नंबर 1, सबसे बड़ा क्रोमोजोम है. दैट वॉज सीक्वेंस्ड अप टू 2006 में जाके कंप्लीट हुआ था. ठीक है. पर नॉर्मली हम लिखते हैं 2003. सेकेंड मेगा प्रोजेक्ट हम इसको क्यों बोलते हैं? सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट. कॉस्ट के बजाय कॉस्ट वाला पॉइंट तीसरा लिखेंगे. सेकेंड पॉइंट में लिख देते हैं लेंथ ऑफ जीनोम. जो ह्यूमन का जो जीनोम है वो है आपका 3.1467 इंटू 10⁹ बेसिस. ठीक है. तो ये हो गया, डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं 3.146 बिलियन. कई जगह मोस्टली बुक्स में आपको डायरेक्टली लिखा मिलेगा 3 × 10⁹. ठीक है. तो राउंड ऑफ कर रखा है. तो इतनी बड़ी, इतने बेसिस की सीक्वेंस निकालनी है. थर्ड पॉइंट है कॉस्ट. नॉर्मली जो एक न्यूक्लियोटाइड, एक बेस की सीक्वेंस पता करने के लिए $3 का खर्चा आता था. ठीक है. कॉस्ट ऑफ वन बेस $3. मतलब सीक्वेंसिंग में इतने सारे बेसिस हैं. ठीक है, ह्यूमन जीनोम में, और एक बेस को वो करने के लिए, उसकी सीक्वेंस निकालने के लिए $3 का खर्चा लगता है. तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी? सो टोटल कॉस्ट ऑफ HGP इजिकल टू, राउंड ऑफ करके देख लेते हैं, अगर 3 हम इसको मान लेते हैं. ठीक है. तो 3 बिलियन है ये, तो 3 × 3 इतने बेसिस हैं और एक बेसिस पे इतना खर्चा आ रहा है. तो कितना हो गया ये? $9 बिलियन. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, ड्यूरेशन हो गया, लेंथ ऑफ जीनोम हो गया, कॉस्ट हो गया. अब ये जो आपका HGP था वो एक कंट्री में कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है. इसका कुछ पार्ट जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के रिसर्च लैब्स को दे दिया गया था ताकि वो सीक्वेंसिंग करें, और बाद में सबका डेटा इकट्ठा करके असेंबल करने के बाद आपका टोटल HGP बना था. मतलब ह्यूमन की कंप्लीट सीक्वेंस जनरेट हुई थी जीनोम की. ठीक है. सो इट वाज हैंडल्ड बाय
यूएस, यूके, चाइना, जापान, एक तो कंट्री और थी, ठीक है। सो कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट ए मेगा प्रोजेक्ट। तो HGP एक्चुअली में क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HGP वॉज टू सीक्वेंस होल जीनोम। जीनोम मतलब जितना भी DNA है ह्यूमन बीइंग के अंदर, टू सीक्वेंस होल जीनोम और DNA, कंप्लीट DNA ऑफ ह्यूमन। सो इट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट। और क्यों मेगा प्रोजेक्ट बोला, ये कुछ पॉइंट्स हैं उसके, ठीक है। फिर ये जो आपका HGP स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NIH, ठीक है, विच कम्स अंडर US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मेनली स्टार्ट किसने किया था? US ने किया था। उसके बाद UK की वेलकम ट्रस्ट भी आ गई थी इसके अंदर, ठीक है, और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी उसके साथ अटैच हो गए। सो इट वाज ए जॉइंट वेंचर, ठीक है, विच वाज डन विद द हेल्प ऑफ US, UK, चाइना, जापान, जर्मनी एक्सेट्रा। Now next, goals of HGP. गोल्स ऑफ HGP, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है CBSE के अंदर, गोल्स क्या हैं या फिर मेथडोलॉजी क्या है और ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही बात है, ठीक है। और सेलिएंट फीचर्स, तीन मेन टॉपिक आते हैं इसके अंदर। सो सबसे पहले हम करते हैं गोल्स ऑफ HGP की उसने करना क्या था। फर्स्ट है टू सीक्वेंस होल जीनोम ऑफ ह्यूमन। सेकेंड पॉइंट, टू फाइंड 20,000 to 25,000 genes in human genome, ठीक है। तो गोल में था 20,000 से 25,000 जीन, पर एक्चुअली कितने मिले? 30,000 के अराउंड। टू गिव द फंक्शन ऑफ जीन्स, ठीक है। इसको हम एक थोड़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोले तो हम इसको बोलते थे एनोटेशन। एनोटेशन होता है किसी भी जीन की पोजीशन बताना कि कहाँ पे है, कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, प्लस उसका फंक्शन क्या है। दिस इज एनोटेशन। So to sequence whole genome of human having 3 billion bases, ये बात हमने पीछे कर ली थी। फोर्थ पॉइंट, टू स्टोर डेटा
developed from HGP। देखो अब HGP में इतना सारा डेटा जो निकलेगा 3 बिलियन लेटर्स, ATGC होगा, DNA है तो ATGC होगा, तो ATGC के 3 बिलियन लेटर्स होंगे। तो अब इतनी बड़ी सीक्वेंस को स्टोर कहाँ पे करें, ठीक है, उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे, डेटाबेसेस बनाने पड़ेंगे कंप्यूटर में, ठीक है। सो टू स्टोर द डेटा डेवलप्ड फ्रॉम HGP, ह्यूज डेटा वाज डेवलप्ड। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आपका जो मैंने अभी पिछले टॉपिक करवाया था कि मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला हमने, उसमें एक पॉइंट और ऐड करना था आपने, और मैं भूल गया था लिखना, कि अगर हम जो सीक्वेंस का डेटा है, डेटा के अंदर इतने सारे लेटर्स हैं कि अगर हम एक पेज के ऊपर 1000 लेटर लिखें और ऐसे ऐसे 1000 पेजेस की एक बुक बनाएं तो हमें 3300 बुक्स लग जाएंगी टू एकोमोडेट द सीक्वेंस ऑफ दैट ह्यूमन जीनोम, ठीक है। तो 5वां पॉइंट वहाँ पे ऐड कर देना, मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, स्टार लगा देता हूँ। प्रीवियस टॉपिक का है ये पॉइंट, प्रीवियस टॉपिक, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, इफ वी स्टोर sequence data that is 1000 letters per page and make a book of such 1000 pages, then we require 3300 बुक्स। एक पेज के ऊपर 1000 लेटर लिखें और ऐसे ऐसे 1000 पेज की एक बुक बनाएं तो हमें 3300 बुक्स लग जाएंगी टू एकोमोडेट दैट सीक्वेंस डेटा ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है। ये पॉइंट आपका प्रीवियस जो आपकी टॉपिक था उससे रिलेटेड है, तो मैं इसको यहाँ पे अभी मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना इसको उसी में। कि फिर इस पॉइंट का अगला पॉइंट कि हमने डेटा स्टोर तो कर लिया, अब उस डेटा को इजीली रिट्रीव करना वो भी ज़रूरी है। अगर हम बुक्स जो हैं डायरेक्टली आप उसके अंदर रख दो, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हमने रख दी और वो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, जैसे मान लो साइंस सेक्शन की अलग नहीं है, मैथ की अलग नहीं है, इंग्लिश की अलग नहीं है, सारी की सारी बुक्स हमने इकट्ठी करी और लाइब्रेरी में रख दी, देन इट विल नॉट बी ईजी टू फाइंड ए बुक ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब हमारे पास जो चीज़ थी हम उसको रिट्रीव ही नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर वे में डेटाबेस बनाना, ठीक है। सो टू स्टोर द डेटा डेवलप्ड फ्रॉम HGP इन डेटाबेसेस, ठीक है। सो डेटाबेसेस क्या होते हैं, सेम वही जैसे आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी क्या है, एक डेटाबेस है। डेटा जो है प्रॉपरली मैनेज्ड है, अरेंज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, टू डेवलप टूल्स और सॉफ्टवेयर्स टू रिट्रीव डेटा, कि भाई जो डेटा आपका डेटाबेस के अंदर है वो तो बहुत सारा है, हमें कोई स्पेसिफिकली डेटा चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। सो टूल्स और सॉफ्टवेयर्स दोज हैज़ टू बी जनरेटेड, ठीक है। और ये वाला जो काम है, ये दोनों फंक्शन ये कौन करता है, एक स्पेशल ब्रांच of science which is called as bioinformatics, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो इस फील्ड का काम क्या है कि जो भी डेटा होगा आपका बायो से रिलेटेड टेक्निकल डेटा, दैट विल बी स्टोर्ड इन स्पेसिफिक डेटाबेसेस इन स्पेसिफिक मैनर एंड दे विल ऑल्सो डेवलप सम टूल्स और सॉफ्टवेयर्स टू रिट्रीव दैट डेटा ईजीली, ठीक है। Sixth, to develop and
ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्री। अब देखो हमने सीक्वेंसिंग करी, तो सीक्वेंसिंग के लिए मान लो हमने एक सीक्वेंसर का इन्वेंशन कर दी। सीक्वेंसर के अंदर क्या किया, हमने डीएनए सैंपल डाल दिया और उसने डायरेक्टली सीक्वेंस आपको दे दी। तो वो जो सीक्वेंसर बनाया किसने, रिसर्च लैब ने डेवलप किया, बट दैट टेक्नोलॉजी या फिर दैट मशीन हैज़ टू बी ट्रांसफर टू इंडस्ट्री, ताकि इंडस्ट्री भी उसको इजीली यूज कर सके। तो जो भी यहाँ पे डेटाबेस टूल्स या टेक्नोलॉजी जो भी बनेंगी आपकी, डेवलप होंगी, उसको हमने इंडस्ट्री को भी देना है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। लास्ट, टू एंश्योर ELSI। ELSI क्या है, एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज। तो टू एंश्योर की बजाय हम लिखेंगे टू एक स्पेसिफिक वर्ड है यहाँ पे, एक मिनट, टू एड्रेस। देखो एथिकल होता है कि कोई चीज़ हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है, इस टाइप के इश्यूज। वो चीज़ लीगल है या नहीं है, तो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ लीगल एक्शन। ये हो गया हमारी जनरल विल के अकॉर्डिंग कि हमें कोई चीज़ सही लगती है या नहीं है, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हम बोल दें कि भाई ह्यूमन की कॉपीज बनाने लग जाएं, ठीक है, क्लोन बनाने लग जाएं, तो अगर ह्यूमन का क्लोन बनाया देन इट विल बी एथिकल इशू एज वेल एज इट इज़ ए लीगल एंड सोशल इशू। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने कोई क्राइम किया पर उसी की शक्ल का सेम टू सेम कोई क्लोन दूसरी जगह पे बैठा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई क्राइम इसने किया है या उसने किया है, ठीक है। तो ह्यूमन का क्लोन बनाना इज़ अनएथिकल, ठीक है। तो एथिकल और इनएथिकल आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के इश्यूज भी आपका HGP में एड्रेस करने हैं। सो दीज आर गोल्स ऑफ HGP। आज तक किस किस एक स्टार पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ, सीक्वेंस ऑफ organisms ऑलरेडी कंप्लीटेड। आज तक किस किस की हुई है? ह्यूमन की तो हुई है, ये तो हमें पता है क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर आपका ईकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। दूसरा लिली, ड्रोसोफिला का नाम आपने लास्ट चैप्टर में भी सुना था, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, दिस इज फ्रूट फ्लाई। इकोलाई, लिली, ड्रोसोफिला, एक दो और हैं। प्लांट्स में राइस एंड अरेबिडोप्सिस, राइस एंड अरेबिडोप्सिस, ठीक है। ये दो प्लांट हैं जिनका पूरा का पूरा जीनोम कंप्लीट सीक्वेंस हमें पता है, जिनका जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है अलोंग विद ह्यूमन बीइंग्स। तो ये आपके 4-5 एग्जाम्पल और हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मेथडोलॉजी। मेथोडोलॉजी
ऑफ HGP। ठीक है, मेथडोलॉजी में आपके दो मेथड हैं, वी हैव टू अप्रोचेज कह सकते हैं हम, टू मेथड्स कह सकते हैं। द फर्स्ट अप्रोच इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, EST शॉर्ट फॉर्म है, और दूसरा है सीक्वेंस कंप्लीट जीनोम। तो या तो हम सिर्फ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स को सीक्वेंस कर लें, सीक्वेंसिंग ऑफ EST होता क्या है? ठीक है, नाम से पता चल रहा है एक्सप्रेस्ड, मतलब ये DNA का वो पार्ट है जो एक्सप्रेस होगा। और एक्सप्रेस हमने पीछे चैप्टर में भी बोला था, एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? जब कोई DNA mRNA बनाएगा और उस mRNA से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो हमारा DNA का 98% पार्ट जो है वो नॉन कोडिंग होता है, वो कुछ काम नहीं आता, सिर्फ 2% ही काम आता है। ठीक है, तो उस 2% DNA को ही अगर हम सीक्वेंस करें, एक तो अप्रोच ये होगी। सो इसका मैं बता देता हूँ क्या है। दिस इज सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली 2% कोडिंग पार्ट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, विच विल फॉर्म RNA 2%, sequencing of only 2% of the coding part of total DNA। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? सीक्वेंस कंप्लीट जीनोम, इसके नाम से पता चल रहा है। सो सीक्वेंस कंप्लीट जीनोम एंड देन एनोटेट इट लेटर। अब एनोटेट इट लेटर का मतलब क्या है? एनोटेशन मैंने अभी बताया था, एनोटेशन मतलब टू गिव द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन। ठीक है, कि भाई पूरा जीनोम, हमने इतना बड़ा जीनोम था, इसके अंदर जितने भी जीन्स होंगे, मान लो एक जीन यहाँ से यहाँ तक है, तो इस जीन की लोकेशन क्या है? लोकेशन मतलब मान लो ये किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, उस क्रोमोसोम की कौन सी सीक्वेंस है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 10th नंबर न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट हो गए 20 तक, ये एक जीन है। ठीक है, तो अब ये जीन क्या बनाएगा? mRNA बनाएगा, mRNA से प्रोटीन बनाएगा। तो कितने जीन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं और पर्टिकुलर जीन का फंक्शन क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एनोटेशन। सो देन एनोटेट, एनोटेट के ब्रैकेट में लिख देता हूँ, टू गिव लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ जीन्स। और जीन्स क्या हैं? दीज आर कोडिंग पार्ट। ठीक है, सो दीज आर टू मेजर अप्रोचेस। तो HGP ने क्या फॉलो किया था? ये चीज़, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, HGP फॉलोड दिस अप्रोच। तो हम कौन सी अप्रोच करेंगे? हम करेंगे ये वाली। ठीक है, तो मैं ऊपर का हेडिंग भी मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। सो मेथडोलॉजी में सबसे पहला स्टेप, DNA इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल।
सबसे पहले डीएनए की अगर सीक्वेंस करनी है तो हमें डीएनए निकालना पड़ेगा, ठीक है, सेल में से। अब डीएनए निकालने का मेथड क्या है? दिस मेथड यू विल फाइंड इन चैप्टर नंबर 11, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें पढ़ोगे आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं, डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल। कैसे निकलेगा वो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 11 में। उसके बाद दिस डीएनए इज फ्रेगमेंटेड, डीएनए को तोड़ देंगे हम। डीएनए इज फ्रेगमेंटेड बाय restriction एंडोन्यूक्लिएज, या तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, या पूरा नाम है इसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये मान लो आपका पूरा डीएनए था यहाँ, ये ऐसा, ठीक है। अब इस डीएनए को इसने क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो दिस इज फ्रेगमेंटेड डीएनए। नाउ ये जो आपके फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं, उस डीएनए को हमने क्या कर दिया, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर ligated with vectors like BAC and YAC, ठीक है। अब इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं उसको मिटा दूंगा, क्योंकि हमें ये पूरा एक फ्लो चार्ट बनाना है। तो मैं इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखूँगा वो अभी मैं मिटा दूंगा, तो आप नोट कर लेना पहले उसको। बैक क्या होता है? बैक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और येक क्या है? येक इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या चीज़ होगी। हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स आ गए हैं, हमने इन फ्रेगमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, ठीक है। अब मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए हमारे पास या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, एक तीसरी ऑप्शन और आ जाती है जिसको बोलते हैं हम PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये ऑटोमेटिक होती है मशीन के थ्रू, ठीक है। अब हमने कहीं पढ़ा होगा आपने 11th में भी कि जो बैक्टीरिया होता है आपका, ई कोलाई बैक्टीरिया का एक तो मेन क्रोमोसोम हो गया, एक होता है सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, दिस इज मेन क्रोमोसोम, इसका नाम अभी स्किप हो गया है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। दिस इज मेन क्रोमोसोमल डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अंदर क्या है, इसका सबसे मेन फ़ायदा क्या है कि इट विल कंट्रोल ओनली सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस ई कोलाई। तो इसके डीएनए के अंदर हम चेंज कर भी दें तो इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हम इसके मेन डीएनए में कुछ चेंज करेंगे तो इस बैक्टीरिया की जो भी नॉर्मल प्रोसेसेस होती हैं, क्या पता उसमें कुछ ना कुछ अल्टरेशन आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट दीज डीएनए पीसीज, ठीक है, इनटू दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लाज्मिड को निकाल लिया बाहर, ठीक है, रिमूव्ड प्लाज्मिड फ्रॉम ई कोलाई सेल, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड बाहर आ गया, अब इस प्लाज्मिड को हमने तोड़ना है, ठीक है, खोल दिया हमने, ओपन कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। अब ये जब ये खुल जाएगा तो क्या होगा, अब हमने ये वाला पीस इसके साथ यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ये
नाउ ये जो अब आपका प्लाज्मिड बन गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड है, ट्रांसफॉर्म्ड। ये 11 चैप्टर में सारी चीज़ आएंगी, दोबारा ध्यान रखना। नया वाला प्लाज्मिड बन गया जिसके अंदर एक फॉरेन डीएनए, एक एक्स्ट्रा डीएनए इंसर्ट करा दिया था हमने, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को वापस हमने होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। होस्ट सेल मतलब अगेन बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो अब इस बैक्टीरियल सेल की जितनी भी कॉपी बनेंगी, बैक्टीरिया फटाफट ग्रो करता है, हर 20 मिनट के बाद क्या करता है वो 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो हर एक 20 मिनट के बाद 1 से 2 प्लाज्मिड भी बनेंगे, और जितनी बार प्लाज्मिड बनेंगे उतनी बार आपके ये सेगमेंट भी बनेंगे, क्योंकि ये हमने उसके साथ इंसर्ट करवा दिया था। सो इन दिस वे वी कैन गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक। ऐसे ही यीस्ट सेल के अंदर हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोल देंगे यैक। और एक है पीसीआर। पीसीआर के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये फ्रेगमेंट्स रख देंगे और वो अपने आप ही मल्टीपल कॉपीज बनाएगा आपके डीएनए की, ठीक है। सो दीज आर 3 डिफरेंट मेथड्स, बैक, यैक, पीसीआर। ये होता है, ये काम कब आएगा, व्हेन डीएनए इज स्मॉल। ये काम कब आएगा, व्हेन डीएनए इज लार्ज। ठीक है। तो अगर आपकी बुक्स में कहीं लिखा मिले बैक लाइब्रेरीज, तो बैक लाइब्रेरीज क्या हैं, दीज आर द बैक्टीरियल कॉलोनीज विच आर हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डीएनए, ठीक है। सो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर लाइगेटेड विद वेक्टर्स। वेक्टर्स किसको बोल रहे हैं, एनी फॉरेन डीएनए। यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है ये क्या है, एक वेक्टर है जो किसी इस डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर कैरी करने वाला। सो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आर लाइगेटेड विद वेक्टर्स लाइक बैक एंड यैक। तो यहां से अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, देन इंसर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव होस्ट्स, दैट इज या तो बैक्टीरिया और ईस्ट सेल। बैक था तो बैक्टीरिया में वापस डाल दिया, यैक था तो ईस्ट सेल के अंदर वापस डाल दिया, ठीक है। तो इनसे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मेड मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। बैक, यैक एंड पीसीआर भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तीसरा नाम। सो तीनों की वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड डीएनए। इसी डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे इसकी हमने मिलियंस ऑफ कॉपीज बना ली, मल्टीपल कॉपीज बना ली, ठीक है। नाउ दीज सीक्वेंसेस, दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स were sequenced through Sanger's automated sequencers, automated sequencers।
इस लाइन का मतलब क्या है? सेंगर क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसके अंदर हम डीएनए रखेंगे तो वो डीएनए की सीक्वेंस हमें बताता चला जाएगा। तो ये जो जहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ बनाई थी हमने फ्रेगमेंट्स की, अब उनकी सब की हमने क्या करवा ली? सीक्वेंसिंग करवा ली। हर एक फ्रेगमेंट का हमें पता है कि अब मान लो ये फ्रेगमेंट था, इसका ये पता है हमें, यहाँ पे फर्स्ट ए है, सेकेंड लेटर टी है, फिर सी है, फिर ए है, पाँचवा लेटर जी है। तो हर एक फ्रेगमेंट की हमारे पास सीक्वेंस आ चुकी है थ्रू सेंगर्स ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स। ठीक है, तो सीक्वेंसर क्या है? ये एक मशीन है। सो फ्रेगमेंट्स आ गए, सीक्वेंस आ गई उसकी। नाउ ओवरलैपिंग fragments are aligned to produce single sequence through computer softwares फॉर एग्जाम्पल। तो सॉफ्टवेयर का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे PHRED फ्रेड एंड PHREP फ्रैप, फ्रेड एंड फ्रैप। ठीक है, ये टूल्स क्या हैं? ये कौन यूज करता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला यूज करते हैं। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या थी? जो सारा का सारा डेटा हैंडल करती है। ठीक है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी या बायो से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है उसको डेटाबेसिस के अंदर स्टोर करना प्लस एफिशिएंट टूल यूज करना। तो इस पूरे इसका मतलब क्या है? अब मान लो जैसे हमारे पास एक फ्रेगमेंट ये आ गया, सीक्वेंस है उसकी ATGCGCA। ठीक है, एक दूसरा फ्रेगमेंट आया हमारे पास जिसकी स्टार्टिंग हो रही है हमारे पास GCAATCAG। अब ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, फ्रेगमेंट्स। तो जहाँ पे पहले 4 लेटर इसके देखो अलग हैं, उसके बाद GCA इसका लास्ट और इसका फर्स्ट पार्ट दोनों मैच कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो हमने क्या करना है? इन दोनों फ्रेगमेंट्स की एक सीक्वेंस बना देनी है। तो वो सीक्वेंस क्या होगी? फाइनल सीक्वेंस दैट विल बी ATGC। 2 बार आए ये, तो इनका एक एक लेटर लिखेंगे GCA, उसके बाद फिर आ गया ATCAG। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब है आपका ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स आर अलाइंड। उसका प्रॉपर अलाइनमेंट करा, जहाँ पे हमें मैच कर गया। मैच करने के बाद हमने दोनों सीक्वेंसेस की एक सीक्वेंस बना दी। तो हमारे पास सिर्फ 2 नहीं होंगी, हमारे पास बहुत सारी सीक्वेंस होंगी। और इसीलिए ये काम कौन करता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स करते हैं, जिसका नाम मैंने यहाँ पे बताया फ्रेड और फ्रैप। ये सारी चीज़ मैं साथ ही साथ मिटाता जा रहा हूँ क्योंकि हमें एक फाइनल फ्लो चार्ट चाहिए। नाउ एनोटेशन ऑफ, या फिर लिखते हैं द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ सीक्वेंस is annotated मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह बताना है उसका, एंड ऑल्सो असाइंड पोजीशन ऑफ जीन्स ऑफ ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन प्रेजेंट होगा, ये सारी चीज़ और
सीक्वेंस में कौन से सेगमेंट का क्या फंक्शन होगा, उसके बाद ये चीज़ करी जाएगी, ठीक है। सो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ सीक्वेंस इज एनोटेटेड एंड ऑल्सो असाइंड पोजिशन ऑफ जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। सो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, मेकिंग फिजिकल एंड जेनेटिक मैप्स ऑफ जीनोम। सो फिजिकल और जेनेटिक मैप क्या चीज़ है। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया एक क्रोमोसोम है आपका, क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दिस इज जीन नंबर 1। अब दूसरा जीन यहाँ प्रेजेंट है, सेकंड। तो इन जीन्स की पोजीशन क्या है, कौन से क्रोमोसोम पे हैं, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। सो क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये जीन प्रेजेंट हैं और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इस सीक्वेंस जीन की क्या लेंथ है। जैसे मान लो फर्स्ट जीन जो है मैं बोलता हूँ उसकी लेंथ है 70 बेसिस की, सेकंड जीन जो है उसकी लेंथ है 250 बेसिस की, ठीक है। सो इसको बोलते हैं फिजिकल और जेनेटिक मैप ऑफ जीनोम। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने क्रोमोसोम्स के ऊपर कितने जीन्स हैं, कौन सा जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, दो एडजेसेंट जीन्स के बीच में कितना स्पेस है और जीन की लेंथ प्लस उसका फंक्शन वगैरह क्या है। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, दिस इज मेथोडोलॉजी ऑफ HGP। फाइनल हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। लगेगा अभी टाइम 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आप फ्लो चार्ट को याद रख लेना। आपका ये जो चीज़ है आपकी किसी भी हेल्प बुक में या NCERT में ऐसा दिया नहीं होगा, यहाँ से देख के आपको इजीली समझ में आ जाएगा। Next topic is salient features of HGP। इसके अंदर हमने क्या लिखना है, जो जो पॉइंट्स हमें पता चले सीक्वेंसिंग करने के बाद वो सारे इसके अंदर लिख देने हैं, ठीक है। मैं यहाँ से देखता जाऊँगा, कोई पॉइंट मैं भूल ना जाऊँ, और पॉइंट में अगर कहीं डाउट होगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा साइड बाय साइड। सबसे पहला पॉइंट है लेंथ कितनी है ह्यूमन जीनोम की, लेंथ ऑफ ह्यूमन जीनोम। ऑलरेडी वैसे पॉइंट बता चुका हूँ मैं, इज 3.1467 बिलियन, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3.14 इंटू 10⁹, या बहुत सारी बुक में डायरेक्टली लिखा होगा 3 इंटू 10⁹ बेसिस, ठीक है। इनमें से कोई सा भी तीन में से कोई सी भी चीज़ लिख सकते हो आप। सेकंड, नंबर ऑफ जीन्स आर अराउंड 30,000, जबकि हम सोच के कितने चले थे, 20 से 25,000, ठीक है। तो ये हुए टोटल हमारे 30,000। तीसरा पॉइंट, ओनली 2%, इवन लेस देन 2% ऑफ टोटल DNA जीनोम का, टोटल DNA ऑफ जीनोम इज कोडिंग, बाकी सारा नॉन कोडिंग पार्ट। we still don't know the function of
एटलीस्ट 50% जीन्स। अभी तक हमें उस जीन्स का फंक्शन ही नहीं पता। हमें लोकेशन पता है पर फंक्शन हमें अभी भी नहीं पता 50% जीन्स का। नाइन्टी 9.9% जीनोम of 2%, any 2% मैचेस। मतलब इतना जीनोम हर किसी दो बंदे के अंदर सेम होने के चांसेस हैं, तो डिफरेंस सिर्फ कहाँ बचा? 0.1%। ठीक है। देयर आर अराउंड 1.4 मिलियन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम SNPs, और नॉर्मली हम इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं SNPs, SNIPS। ठीक है। सो देयर आर अराउंड 1.4 मिलियन SNPs इन ह्यूमन जीनोम। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि दो इंडिविजुअल का अगर हम पूरा जीनोम ले लें, टोटल DNA सीक्वेंसेस ले लें, तो उसके 1.4 मिलियन प्लेसेस, लेटर्स या न्यूक्लियोटाइड ऐसे होंगे जहाँ पे उसके अंदर मिसमैच होगा, बाकी सारा मैच कर रहा है। ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से 50 इसके 50 इसके, सारे न्यूक्लियोटाइड मैच कर रहे हैं, सिर्फ इस पोजीशन पे जो लेटर था इसमें T था और इसमें वहाँ पे A आया, तो बाकी मैच कर रहे हैं, इस एक लेटर पे नहीं कर रहा। सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसी टोटल कितनी प्लेसेस हैं, टोटल लोकेशंस हैं 1.4 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो नंबर ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 इज 2968। इतने जीन्स प्रेजेंट है फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम पे, सबसे ज़्यादा जीन्स इसी पे प्रेजेंट हैं। ठीक है। वाइल ऑन Y क्रोमोसोम, मेल में जो लास्ट क्रोमोसोम है XY का, ओनली 231 जीन्स आर प्रेजेंट। सो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, किसी क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ जीन्स ज़्यादा हैं, किसी में कम है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स ज़्यादा थे, इसलिए मैंने एक पॉइंट बोला था कि जो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसकी सीक्वेंसिंग सबसे बाद में हुई थी, 2006 में कंप्लीट हुई थी। अदरवाइज सारा का सारा जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था दैट वाज कंप्लीटेड ऑन 2003। फिर ऐसा भी नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म के साइज के बेस पे उसका जीनोम साइज डिटरमाइन कर सकें। ठीक है। सो देर इज़ नो रिलेशन, देर इज़, मैं यहाँ से ये पॉइंट मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ, 8 पॉइंट ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एट पॉइंट, देर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स जीनोम साइज। इस लाइन का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म जो है उसका हरदम जीनोम साइज छोटा ही होगा और बड़े ऑर्गेनिज्म का जीनोम साइज हरदम बड़ा होगा।
तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखें तो लिली प्लांट का जो जीनोम है, लिली जीनोम इज 18 टाइम्स बिगर देन ह्यूमन जीनोम, HG शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो इतना छोटा सा प्लांट, लिली प्लांट, ह्यूमन से 18 टाइम्स ज़्यादा बड़ा जीनोम। बिकॉज ऐसा क्यों है? बिकॉज इट हैज़ मोर इंट्रॉन्स। और इंट्रॉन्स क्या थे? हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, इंट्रॉन्स वर नॉन कोडिंग पार्ट। तो नॉन कोडिंग पार्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे लिली का जो जीनोम साइज़ है वो ह्यूमन से भी 18 गुना बड़ा होते हुए भी वो बहुत कम प्रोटीन्स बनाता है, क्योंकि उसके पास कोडिंग पार्ट दैट इज़ एक्सोन बहुत कम है, ज़्यादातर उसके पास इंट्रॉन्स हैं। एक लास्ट पॉइंट और है इसका, द एवरेज साइज ऑफ जीन, 9th पॉइंट, एवरेज साइज ऑफ जीन, दिस इज अराउंड 3000 बेसिस, ठीक है। बट जो लार्जेस्ट जीन है, ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे, लार्जेस्ट जीन जो है वो जीन, उसकी लेंथ है 2.4 मिलियन बेसिस। सो वेरिएशन देखो कितनी ज़्यादा है। एवरेज साइज 3000 बेसिस का, लार्जेस्ट जीन जो है वो 2.4 मिलियन बेसिस है। और वो एग्जाम्पल किसका है? द जीन फॉर एक डिजीज़ का नाम है ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, द जीन फॉर ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर मतलब मसल्स, डिस्ट्रोफी मतलब जो शेप है वो नॉर्मल से थोड़ी सी डेविएट हो चुकी है, तो एबनॉर्मल शेप ऑफ मसल्स। तो नॉर्मल जीन का साइज़ इतना 3000 बेसिस होते हैं, पर यहाँ पे 2.4 मिलियन। सो दीज आर सेलिएंट फीचर्स ऑफ HGP। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो गोल्स ऑफ HGP पूछता है, गोल्स हो या एडवांटेज हो, नहीं एडवांटेज में थोड़ा सा अलग आ जाएगा। गोल्स के पॉइंट आपके पास हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेलिएंट फीचर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मेथडोलॉजी का जो मैंने अभी पीछे बनाया था आपका फ्लो चार्ट, वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। सो 3 इसमें मेन टॉपिक बनते हैं आपके। फिर अगर पूछे एडवांटेजेस क्या है HGP की, तो जब हमारे पास कोई सीक्वेंस होगी HGP की वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक स्पेसिफिक ड्रग्स अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पेशेंट। नॉर्मली क्या होता है कि हमने एक ड्रग दी, वो 5 पेशेंट पे इफ़ेक्टिव है, 2 पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो जीनोम है वो इन दोनों से कुछ अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत हाई रिफाइंड प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसको बोलते हैं हम टेलर मेड ड्रग्स। थोड़ा हल लिख ही देता हूँ मैं। एडवांटेजेस, फर्स्ट है हेल्प इन मेकिंग टेलर मेड ड्रग्स। देखो नॉर्मली जब हम दुकान से कपड़े लेने जाते हैं, रेडीमेड लेने जाओगे तो ज़रूरी नहीं कि वही जो साइज़ है वो हर एक इंसान पे फिट बैठ जाए, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जाते हैं टेलर के पास, तो हमारी जो फिजिक होगी उसके अकॉर्डिंग ही माप के वो हमारे कपड़े बनाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि भाई एक ड्रग हमने अलग अलग पेशेंट को दी, सब के ऊपर सेम इफेक्ट नहीं आ रहा है, कईयों के अंदर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आ गया, ठीक है।
तो कईयों के अंदर इफ़ेक्टिविटी कम है उस ड्रग की। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया कि जिस बंदे का जैसा जीनोम था, पूरी जीनोम सीक्वेंस निकाली, जैसा जीनोम था उस जीनोम के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक ड्रग बनाई गई विच विल बी मोर एफिशिएंट एंड हैविंग लेस साइड इफ़ेक्ट्स। तो उस चीज़ को बोल दिया हमने टेलर मेड ड्रग्स। सेकेंड, इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द जीन्स responsible for a specific disease, कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। मान लो एक पर्सन ये है, पर्सन ए, पर्सन बी। इस पर्सन का हमने क्रोमोसोम नंबर 1 का या क्रोमोसोम नंबर 3 का 5th जीन जो है वो हमने इसका डिलीट कर दिया, ठीक है। तो डिलीट करते क्या होगा, यहाँ पे एक उसकी वजह से जो फंक्शन होना था वो फंक्शन होगा नहीं अब उस पर्सन के अंदर, पर नॉर्मल पर्सन के अंदर वो वहाँ पे हो रहा है। तो हम एक पर्टिकुलर जीन को डिलीट करके, ठीक है, हम ये पता कर सकते हैं कि उसका फंक्शन क्या था, क्योंकि नॉर्मल इंसान में वो फंक्शन हो रहा था पर इसके अंदर वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, दिस विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज़। डिजीज़ क्यों होती है, क्योंकि इस जीन का एक प्रॉपर फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जीन हमने डिलीट कर दिया या इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होगी या म्यूटेशन आ गई। So help in identifying the genes responsible for disease। एक आधा इसका हेल्थ केयर में आ गया, बस बाकी और कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ HGP। तो ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके अलावा 2 लाइनें आप बुक से पढ़ लेना। राइस जीनोम प्रोजेक्ट वैसे तो कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2009 इन फिलीपींस। और इसी के बेसिस पे वहाँ पे एक सबसे बड़ी वर्ल्ड की जो राइस रिसर्च सेंटर है उसका नाम है ईरी, बोलते हैं हम, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। दिस इज़ इन फिलीपींस। तो ये मेन रिस्पॉन्सिबल है आपकी राइस जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ ऑलमोस्ट HGP जैसी ही हैं। जो अप्रोच थी आपकी सीक्वेंस फाइंड करने की वो भी सेम टू सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो राइस जीनोम की 1-2 लाइन ही लिखना, आप ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना पूछा जाता कभी। सो आज हमने क्या किया, HGP क्या है, HGP को हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, गोल्स ऑफ HGP क्या है, मेथडोलॉजी ऑफ HGP क्या थी, और लास्ट में सेलिएंट फीचर्स ऑफ HGP क्या थे, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। उस फ्लो चार्ट को ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। वो फ्लो चार्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा वैसा। तो जो आपकी लास्ट वीडियो होगी नेक्स्ट, उसमें हम करेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग। दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, 11th वीडियो। सो टिल देन, गुड बाय।